प्रश्न संख्या 6 ध्रुव कुमार त्रिपाठी जी। नहीं, आपका तो वो हो गया है, सर्वोच्च न्यायालय में विचाराधीन होने के कारण निरस्त हो गया। श्री लाल बिहारी यादव जी 7वां प्रश्न। माननीय माध्यमिक शिक्षा राज्य मंत्री जी। सभापति महोदय जी, नहीं। नवीन मान्यताएं अधिनियम की धारा 7 के अंतर्गत तथा मान्यता प्राप्त संस्थाओं के अतिरिक्त वर्ग विषय तथा उच्चतर कक्षा की मान्यता धारा 7 का के अंतर्गत दी जा रही है। शासनादेश संख्या EM 1443/15/7/2001 191 2000 दिनांक 10/8/2001 द्वारा वित्त विहीन साहित्य मान्यता प्राप्त विद्यालयों में शिक्षकों की सेवा शर्तें तथा परिलब्धियों के भुगतान की पूर्व से व्यवस्था की गई है। प्रश्न नहीं उठता उपरोक्त अनुसार। माननीय लाल बिहारी जी। माननीय मंत्री जी ने जो उत्तर आया है, इन्होंने स्पष्ट किया है कि नवीन मान्यताएं 7/4 में दी जा रही हैं और जो मान्यताएं 7 में जो है दी जा रही थी वह विषय और वर्ग और उत्तर कक्षाओं के लिए दी जा रही है। दोनों मान्यताएं 2 किस्म की हैं, तो दोनों की अलग अलग सेवा नियमावली होनी चाहिए। 10 अगस्त 2001 की सेवा नियमावली को बार बार अधिकारी लिख करके देते हैं कि यह वित्त विहीन के लिए है, वित्त विहीन पर लागू है। इसको मैं लगातार इसका परिवाद कर रहा हूं कि यह वित्त विहीन के लिए नहीं है, क्योंकि इस सेवा नियमावली में न तो प्रधानाचार्यों की नियुक्ति निष्कासन की कोई व्यवस्था है, न तो कर्मचारियों की कोई नियुक्ति और निष्कासन की कोई व्यवस्था है। इसलिए नई सेवा नियमावली इनकी बना दिया जाए, या इंटरमीडिएट एजुकेशन एक्ट में जो 7/4 में मान्यताएं हैं उसकी ऑलरेडी सेवा नियमावली 16/6 में बनी हुई है, उसी को हमारे ऊपर लागू कर दिया जाए। तो क्या माननीय मंत्री जी ये हमें बतावें कि क्या ये 7/4 में जब मान्यताएं सब चली गई तो इसको 16/6 के तहत उनकी सेवा नियमावली को मान्य कर रही हैं या नई सेवा नियमावली बना रही हैं? माननीय मंत्री जी। महोदय, इंटरमीडिएट शिक्षा अधिनियम 1921 की यथा संशोधित धारा 7(4) के अंतर्गत नवीन संस्थाओं की मान्यता की व्यवस्था मान्यवर दिनांक 6 सितंबर 2022 से प्रवृत्त है। इसके अतिरिक्त पूर्व में मान्यता प्राप्त संस्थाओं में अतिरिक्त वर्ग विषय तथा उच्चतर कक्षा की मान्यता धारा 7 के अंतर्गत व्यवस्था है मान्यवर। वित्त विहीन मान्यता प्राप्त विद्यालयों के शिक्षकों की सेवा शर्तों की व्यवस्था शासनादेश संख्या 1443 दिनांक 10 अगस्त 2001 द्वारा की गई है। ठीक है, प्रश्न अगला चलते हैं। हाँ, यही तो मैं कह रहा हूँ कि जो 10 अगस्त 2001 की सेवा नियमावली आप बता रही हैं माननीय मंत्री जी, वह वित्त विहीन विद्यालयों पर इसलिए लागू नहीं होगी, उसको पढ़ी न हो तो पढ़ लें, उसको न हो तो मैं दे दूं जो है उसको। 10 अगस्त 2001 का जो शासनादेश है नीरा यादव प्रमुख सचिव के हस्तलेख में है, उसमें कहीं भी विद्यालय कोई होता है तो केवल शिक्षक से विद्यालय नहीं चलता है, उसके लिए प्रिंसिपल भी होता है और शिक्षणेतर कर्मचारी भी होते हैं। तो जब विद्यालय एक पूर्ण संस्था है तो उसमें प्रिंसिपल की भी सेवा शर्त होनी चाहिए और कर्मचारियों की भी सेवा शर्त होनी चाहिए, दोनों इसमें नहीं है। तो क्या उसके लिए आप बनाने के लिए तैयार हैं? या आदरणीय पूर्व शिक्षा मंत्री जी बैठे हुए हैं, हमारे पूर्व नेता सदन, इस बात को इनके सामने भी किया जा चुका है, लेकिन यह हो नहीं पाया अभी तक। ठीक है, बैठिए। माननीय इसका जरा बता दें। माननीय मंत्री जी,
नहीं, वो जो कर सकते हैं, जो चल रहा है बता दिया हमने, जो कर सकते हैं बता दिया। देते हैं, पढ़ देते हैं। नहीं, वो ऐसा और वो अधिकारी जो है हमेशा गुमराह करते हैं। ऐसा नहीं होता है लाल अब बिहारी, ऐसा नहीं होता है। सदन ऐसे गुमराह नहीं हो पाएगा जैसा वो लोग चाहते हैं। नहीं, सदन गुमराह क्यों होगा? कौन करेगा गुमराह? जो हमारे ऊपर लागू ही नहीं है उसी को बार बार कहते हैं नहीं है हमारे इनके लिए है। बता दें, प्रबंधक, उनका प्रिंसिपल और कर्मचारी उत्तर सुन लीजिए उनका। आप 3 बार कह चुके प्रिंसिपल और शिक्षणेतर कर्मचारी। सभापति महोदय, जो वित्त विहीन मान्यता प्राप्त विद्यालयों के शिक्षकों की सेवा शर्तों की व्यवस्था शासनादेश संख्या 1443 दिनांक 10 अगस्त 2001 द्वारा की गई है। नियमावली में सेवा शर्तें ही बनती हैं मान्यवर, जो शासनादेश द्वारा कर दिया गया। ठीक है। प्रश्न संख्या 9 नरेश चंद उत्तम जी। अरे उत्तर आ गया, जो उनको उत्तर देना दे दिया। अब आप ये तो जो आप कहेंगे वो थोड़ी करेंगे वो। नहीं, उत्तर उनको जो देना था दे दिया वो। मैं कह रहा हूं कि सेवा नियमावली में प्रिंसिपल और शिक्षणेतर कर्मचारियों के रखने और निकालने का कोई प्रावधान नहीं है। तो क्या आप माननीय मंत्री जी उसमें अमेंडमेंट करेंगी? वह ऐसा प्रिंसिपलों और शिक्षणेतर कर्मचारियों की व्यवस्था करेंगी या नहीं करेंगी, यही बता दें। ठीक है माननीय मंत्री जी। छोटा एक है कि आपने ये कहा कि अभी 6 सितंबर 22 को जो 7 काका के तहत मान्यता की धाराएं थी उसको आपने 7-4 के तहत कर दिया। तो 7 काका के तहत जो मान्यता की धारा थी उसमें जो स्वित्त पोषित में अध्यापक होते थे उनको अंशकालिक कहा जाता था। तो अब आपने नई धारा में, जो पुरानी धारा थी पूर्व से जो चली आ रही थी 1921 एक्ट में, तो क्या वो अंशकालिक शब्द उनका खत्म हो गया या नहीं खत्म हो गया, ये भी जरा बता दो। हाँ, तो हम आने दीजिए आपका प्रश्न। नहीं, 18 पर है, आएगा। तो आने दीजिए। 18 पर है। नहीं तो वो नहीं आएगा, तो आपको इसी में कुछ पूछना हो तो पूछ लीजिए। उसी में वही तो कह रहे हैं, इसी में पूछ। वो प्रश्न नहीं आएगा ना। आप ऐसा कर देंगे तो फिर तो हमारे लिए आप कहाँ कर देंगे? जैसे इसी बिंदु कल के दिन कोई कहेगा कि वो 20 नंबर पर हमारा प्रश्न है, इसी बिंदु पर मेरा प्रश्न नंबर 18। आप इस प्रश्न पर कुछ पूछना चाहें तो पूछ लीजिए। अच्छा, इसी पर पूछ लेते हैं माननीय, आपकी कृपा, आपको धन्यवाद माननीय। मेरा माननीय मंत्री जी से आपके माध्यम से निवेदन है कि ये जो है 6 अगस्त जो है 6 सितंबर 22 को एक नया अध्यादेश प्रख्यापित हुआ। कम कराइए, हवा तेज आ रही है। और एक 1987 में एक अध्यादेश प्रख्यापित हुआ था। मेरा केवल इतने, माननीय सभापति जी, जब तक आप नहीं समझ देंगे तब हमको न्याय नहीं मिलेगा। आप तो माननीय एक 87 में प्रख्यापित हुआ था। हाँ। वो माननीय न्यायालय के हस्तक्षेप से माननीय मंत्री जी ने एक संशोधन हुआ 6 सितंबर 22 को। अब 6 सितंबर 22 के पहले विद्यालयों की संख्या 24,000 थी, 23,000 के लगभग थी। उसमें 5 लाख कर्मी शिक्षक वो थे। अब जो 6 सितंबर 22 के का शासनादेश हुआ वह मैनुअल 7/4 में परिवर्तित किया गया और यह कहा गया कि जो है इस पर जो है वेतन वितरण अधिनियम और माध्यमिक शिक्षा चयन बोर्ड अधिनियम नहीं प्रभावी होगा। तो क्या माननीय मंत्री जी यह बताएंगे कि 6 सितंबर 22 के पहले जो अध्यापक थे, जो नियुक्त थे, कार्य कर रहे थे, वह किस श्रेणी में आएंगे? वह 7/4 में आएंगे कि नहीं आएंगे? यही शायद उमेश द्विवेदी जी का भी यही जिज्ञासा है और इसी के संबंध में हमने निवेदन किया है। माननीय मंत्री जी बता दें तो बड़ी कृपा होगी। आदरणीय सभापति महोदय, हमने पहले ही बता दिया कि जो नवीन संस्थाओं की मान्यता की व्यवस्था है वो 6 सितंबर 2022 से लागू की गई। और जहाँ तक लाल जी ने जो प्रश्न पूछा वो वित्त विहीन मान्यता प्राप्त विद्यालयों के शिक्षकों की सेवा शर्तों की व्यवस्था शासनादेश संख्या 1443 दिनांक 10 अगस्त 2001 द्वारा की गई है।
मान्यवर, यही तो बात है। बात यही है कि वह शिक्षक अंशकालिक कहे जाते थे और सरकार ने उदारता पूर्वक उसमें माननीय पूर्व नेता सदन का भी योगदान है, लेकिन जो 6 अगस्त 22 को जो संशोधन हुआ उसमें शिक्षक जो है वह पूर्णकालिक होंगे 7(4) के अंतर्गत। केवल वेतन वितरण अधिनियम और माध्यमिक शिक्षा चयन बोर्ड अधिनियम नहीं प्रभावी होगा। तो क्या माननीय मंत्री जी फिर एक तीसरा वर्ग तैयार करेंगे? क्यों न उन सभी सारे शिक्षकों को 7(4) में सम्मिलित करते हुए उनको पूर्णकालिक शिक्षक का दर्जा दिलाने की आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से निवेदन करता हूं कि क्या इस पर सरकार विचार करेगी? माननीय मंत्री जी। आदरणीय सभापति महोदय, जितना हमारी सरकार ने किया है उसके बारे में तो नजरअंदाज कर रहे हैं आप लोग। पूर्व में क्या हुआ उसके बारे में यहाँ पर प्रश्न रख रहे हैं। हमने पहले ही बता दिया कि संशोधित धारा 7(4) के अंतर्गत नवीन संस्थाओं की मान्यता की व्यवस्था 6 सितंबर 2022 से लागू की गई है। और मान्यवर हमने ये भी बता दिया कि 1400 शासनादेश संख्या मान्यवर 1443 दिनांक 10 अगस्त 2001 द्वारा की गई है। तो ये सारा मान्यवर हमने क्लियर मतलब नहीं है मान्यवर। मेरा केवल आपके माध्यम से करबद्ध प्रार्थना है कि कम से कम 5 लाख शिक्षकों के जीवन का भविष्य का संबंध है। मेरा केवल यही है कि क्या माननीय मंत्री जी 6 सितंबर 2022 के पूर्व के जो नियुक्त शिक्षक हैं उनको 6 सितंबर 2022 के शासनादेश से अधिनियम से आच्छादित करने की कृपा करेंगे, क्योंकि वह अंशकालिक हो जाएंगे या पूर्णकालिक हो जाएंगे। अभी तो 2 वर्ग था ही, अब एक तीसरा वर्ग भी उत्पन्न हो गया। तो यह असमानता दूर करने की आपके सरकार की प्राथमिकता है, हमारी सरकार की प्राथमिकता है। हमने तो पहले ही कहा कि आपने इसको 7(4) में कन्वर्ट किया, हमने बधाई भी दिया था उस समय। तो आप कम से कम जो 5 लाख प्रश्न आ गया तो उनको पूर्णकालिक करने के लिए उनको सम्मिलित करने का या 6 सितंबर 2022 से आच्छादित करने की कृपा करेंगे? महेश द्विवेदी जी, यही पूछना है कुछ अलग? दूसरा आपने स्पष्ट दिखा है कि जो नवीन मान्यताएं हम दे रहे हैं उसको 7(4) में दे रहे हैं, और जो पुरानी जो बाकी जो नए विषय नए वर्गों के विषय की मान्यता है या नए कक्षा की उच्चतर कक्षा के लिए है उसको आपने कहा कि जो इनकी जो सेवा नियमावली है वो लागू है नए के लिए, जो नवीन कक्षा के लिए ले रहे हैं माने अतिरिक्त विषय के ले रहे हैं। लेकिन जो आपने संशोधन किया कि जो नवीन मान्यता ले रहे हैं उसके लिए आपने अंशकालिक का रखा है या पूर्णकालिक का रखा है, ये स्पष्ट नहीं है। वही बता दें कि पहले वाले जो हैं वो कहाँ जाएंगे? माननीय मंत्री जी। माननीय सदस्यों की चिंताओं और सुझावों पर विचार किया जाएगा। माननीय सदस्यों की चिंताओं और सुझावों पर विचार किया जाएगा। ठीक है। प्रश्न संख्या 9 उत्तम जी, प्रश्न संख्या 9। प्रश्न संख्या 9 माननीय मुख्यमंत्री जी। माननीय सभापति जी, दैवीय आपदा से प्रभावित व्यक्तियों परिवारों को राहत सहायता प्रदान किए जाने के संबंध में गृह मंत्रालय भारत सरकार के पत्रांक संख्या 33/3/2020 NDM 1 दिनांक 11/7/2023 द्वारा निर्धारित मानकों दरों के अनुसार दैवीय आपदा की घटना से प्रभावित राज्य द्वारा ही प्रभावित व्यक्तियों परिवारों की पहचान और प्रमाण के आधार पर तय कर राहत सहायता प्रदान की जाती है। जाति हिंसा से प्रभावित प्रदेशों में निवास कर रहे उत्तर प्रदेश के व्यक्तियों परिवारों को प्रदेश में वापस लाए जाने के संबंध में यथोचित कार्रवाई की जाती है। उपरोक्तानुसार प्रश्न नहीं उठता। माननीय उत्तम जी। भारत सरकार के पत्र संख्या 33 दिनांक 11/7/2023 द्वारा निर्धारित मानकों दरों के अनुसार दैवीय आपदा की घटना से प्रभावित राज्य द्वारा ही प्रभावित व्यक्तियों द्वारा की जाती है, उनकी पहचान करके
तो मुझे केवल इतनी जानकारी दी कि 11/7/2023 में निर्धारित मानक दरें क्या हैं, जो निर्धारित भारत सरकार ने दरें निर्धारित की है, ठीक है। मानक निर्धारित किए हैं, वो क्या है? माननीय उप मुख्यमंत्री जी। माननीय सभापति महोदय, इसमें अभी पहले तो जो आपदा प्रभावित अलग अलग उसमें भारत सरकार के द्वारा यह निर्धारित किया गया है, लेकिन दो मैं जानकारी जरूर आपको शेयर करना चाहूँगा। पहला तो 11 भारत सरकार द्वारा घोषित 11 आपदाओं के अतिरिक्त राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2012 से 2017 के मध्य मात्र 4 आपदाओं बेमौसम भारी बारिश, आंधी तूफान, आकाशीय विद्युत एवं लू प्रकोप को राज्य आपदा घोषित किया गया था। लेकिन भारत सरकार द्वारा अधिसूचित 11 आपदाएं बाढ़, सूखा, अग्निकांड, ओलावृष्टि, भूकंप, सुनामी, बादल फटना, कोहरा एवं शीतलहरी, चक्रवात, भूस्खलन, कीट आक्रमण, हिमस्खलन और राज्य सरकार द्वारा घोषित 11 आपदाएं बेमौसम भारी वर्षा, अतिवृष्टि, आकाशीय विद्युत, आंधी तूफान, लू प्रकोप, नाव दुर्घटना, सर्पदंश, सीवर, सफाई एवं गैस रिसाव, बोरवेल में गिरना, मानव वन जीव द्वंद, वनरोध एवं साढ़ से आघात है। मतलब यह प्रदेश की सरकार के लिए अलग से भी मतलब